प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पहले ही ये मटेरियल आपको भेजा था आपके अध्ययन के लिए, आज मैं इस मटेरियल के साथ स्वयं उपस्थित हूँ और आइए अब इस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कक्षा 12 में आज के डेट में जो पहला चैप्टर लेखाशास्त्र का है वह यही है, अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, आप एनसीईआरटी वाले जो ऐप है उस पर जो चैप्टर है उसको आप देखेंगे तो आपको सेम यही मटेरियल मिलेगा। उसी मटेरियल से मैं आपको आज कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चैप्टर जो पहला है उसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन। ये जो आप देख रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं और उसको कुछ बातें जो हैं वो समझ लेते हैं क्या है। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं, आप यहाँ देखें, यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आप ऐसे देख लीजिए, ये यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो अपने सदस्यों तथा समाज को सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ की जाती हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ इन्होंने लिखा कि हमारे समाज में कुछ संस्थाएं ऐसी भी होती हैं जो मुख्यतः जिनका उद्देश्य जो है समाज को सेवा प्रदान करना होता है, उनसे लाभ कमाना नहीं होता है, ये कहना चाहते हैं। सॉरी, इन संस्थाओं में धर्मार्थ संस्थान जैसे मंदिर हुए, गुरुद्वारा हुए, विद्यालय जैसे अपना कॉलेज है मारवाड़ इंटर कॉलेज, धार्मिक संस्थान, व्यापारिक संगठन जैसे साहबगंज मंडी में जो व्यावसायिक संस्थान होते हैं उनका एक संगठन होता है, व्यापारियों का व्यापार मंडल होता है, उनकी बात की जा रही है यहाँ पर। कल्याण समितियाँ और कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित संस्थान इत्यादि शामिल हैं। अर्थात अलाभकारी संस्थाएं वे होती हैं जो लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि सेवा उद्देश्य के लिए ही स्थापित होती हैं, और इनमें विद्यालय हो गया, अनाथालय हो गए, अस्पताल हो गए, ये सब जो है इनका सेवा भाव के लिए स्थापना होता है। और जो व्यापारिक संस्थान होते हैं इसके विपरीत उनका मुख्य उद्देश्य तो लाभ ही कमाना होता है। ठीक है, जबकि अलाभकारी संस्थाओं का उद्देश्य ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पर है, इन संस्थानों का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा होता है, न कि व्यापारिक संस्थानों की तरह लाभ कमाना। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। सामान्यतः इस प्रकार के संस्थान किसी प्रकार की व्यापारिक गतिविधि नहीं करते। अब देखिए, जो ऐसी संस्थाएं होती हैं वो ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं करती हैं सामान्य रूप से। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ट्रेडिंग एक्टिविटी करें तो इस पर कोई प्रतिबंध लगे। ठीक है ना, ये बात भी आपको जान लेनी चाहिए। ठीक है, बस अब आगे बताऊंगा मैं कि अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है तो क्या फ़र्क है और नहीं होती है तो क्या। ठीक है, इसके बारे में अभी आगे बताऊंगा मैं। तो सामान्यतः इस प्रकार के संस्थान को किसी प्रकार की व्यापारिक गतिविधि नहीं करते हैं और इनका संचालन न्यासी द्वारा किया जाता है। न्यासी का मतलब ट्रस्टी। ठीक है, जो कि पूर्ण रूप से अपने सदस्यों और समिति की उत्पन्न निधि मतलब धन का उपयोग संस्था के उद्देश्य को पूरा करने के लिए करते हैं। देखिए, कोई भी संस्था बनती है उसमें मेंबर होते हैं और उनको चलाने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है सर्वसम्मति से, जिसको हम ट्रस्टी बोल सकते हैं। और ये ट्रस्टी जो है पूरे संस्था का संचालन करते हैं और उसमें जो भी धन का आवागमन होता है, जो भी खर्च होता है, उन सब का ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। ये उन्हीं का जो है दायित्व बन जाता है। ठीक है, तो संस्था जिन भी उद्देश्यों को लेकर के स्थापित हुई है उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वह हमेशा प्रयत्नरत रहते हैं। ठीक।
तो आगे देखते हैं। और इसीलिए इन्हें देखिए यहाँ पर है ये आप देख रहे हैं यहाँ से ये है यहाँ से। इसीलिए इन्हें लेखा वर्ष के अंत में, जो कि सामान्यतः वित्तीय वर्ष होता है, अर्थात 31 मार्च पर खाते और वित्तीय विवरण बनाने होते हैं। वही फाइनल अकाउंट जिसको कहते हैं आप, इनको भी तैयार करना पड़ता है, क्योंकि हिसाब किताब तो यहाँ भी होता है। भले ही ये प्रॉफिट नहीं कमाती हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए इनका उद्देश्य नहीं बना है, ठीक है, फिर भी इन्हें जो है अपने खाते वगैरह तो बनाने ही पड़ते हैं, अपने हिसाब किताब दर्शाने पड़ते हैं अपने सदस्यों को। तो इन्हें भी वर्ष के अंत में यानी प्रत्येक 31 मार्च को जो भी खाते बनेंगे और बैलेंस शीट वगैरह बनेंगे, ठीक है। अब इनके वित्तीय विवरण में क्या क्या शामिल होता है, तो मुख्य रूप से ये 3 खाते तैयार करती हैं। एक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, प्राप्ति यानी रिसीट्स एवं एंड भुगतान मतलब पेमेंट यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा है आय व्यय खाता, आय व्यय खाते को कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तथा तुलन पत्र, तुलन पत्र का मतलब बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से 3 खाते वर्ष के अंत में तैयार करते हैं। यह कानूनी आवश्यकता है इनकी, ठीक है। और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये तीनों खाते संस्थान जो है तैयार करते हैं। लेकिन इनका जो आगम शोधन खाता है, आय व्यय खाता है और जो बैलेंस शीट है, यह व्यापारिक संस्थानों द्वारा जो तैयार किया जाता है बैलेंस शीट, उनसे थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो ये तो रहा थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय ऐसी संस्थाओं के बारे में जो कि हमारे नॉन प्रॉफिट मेकिंग संस्थाएं होती हैं उनका, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं इनका अर्थ क्या है, जो कि 1.1 पॉइंट पर छपा हुआ है। आप देख रहे हैं इसको। अब मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, यहाँ से ये आप देखें। अलाभकारी संस्थाओं से आशय ऐसे संस्थानों से है जिनका प्रयोग सामाजिक कल्याण के लिए होता है, ठीक है, जिनका निर्माण धार्मिक संस्थान हो, जिनका उद्देश्य लाभ से प्रेरित नहीं होता, के लिए किया जाता है। देखिए इसमें भी इन 3 लाइनों में ये बात कही गई है कि अलाभकारी संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका प्रयोग सामाजिक कल्याण के लिए ही होता है। इनकी स्थापना भी केवल और केवल समाज की सेवा के लिए होती है या किसी विशिष्ट वर्ग की सेवा के लिए होती है, ठीक है। और इनका कोई भी कार्य लाभ से प्रेरित नहीं होता, लाभ के लिए ये काम नहीं करती हैं, ये निश्चित रूप से जान लीजिए आप। इनका मुख्य उद्देश्य देखिए यहाँ पर है इनका, ये देखिए इनका मुख्य उद्देश्य मिला, किसी विशिष्ट समूह या समस्त जनता को सेवाएं प्रदान करना होता है। आम तौर पर यह किसी प्रकार का उत्पादन, क्रय या वस्तुओं का विक्रय और किसी प्रकार का उधार लेन देन नहीं करती हैं। देखिए आम तौर पर, ऐसा नहीं कि एकदम से करेंगे ही नहीं, आम तौर पर जनरली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इन्हें लेखा पुस्तकों और आइए सेकंड पेज में देखें, व्यापारिक और लाभ हानि खाता बनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये ट्रेडिंग एक्टिविटी जनरली करते ही नहीं। तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, उसकी ज़रूरत होती नहीं है और इसीलिए ये ट्रेडिंग कंसर्न भी नहीं है, ठीक है। तो इन संस्थाओं द्वारा बनाया गया जो फंड होता है उसको हम पूंजी निधि, ठीक है, कहते हैं, कैपिटल फंड, या फिर सामान्य निधि जनरल फंड में जमा कर दी जाती है। जो भी धन आता है वो हम पूंजी निधि में जमा कर देते हैं, कैपिटल फंड में। आमतौर पर इनकी आय का मुख्य स्रोत इनके सदस्यों से प्राप्त अनुदान। देखिए आमतौर में इनके कहाँ से इनकम आती है, तो इनके सदस्य जो चंदा वगैरह देते हैं, वो जिन सदस्यों से इनकी स्थापना होती है वो चंदा भी देते हैं।
समय समय पर दान आदि मिला रहता है, सरकार से भी सहायता आदि मिलती रहती है। तो ये सब इनके आय के स्रोत होते हैं। इस प्रकार के संस्थान द्वारा बहियों को रखने का मुख्य उद्देश्य वैधानिक ज़रूरतों को पूरा करना। ठीक, वैधानिक ज़रूरत होती है कि आपने ये धन पाया तो उसका खर्च कैसे किया, उसका आप क्या कर रहे हैं, ये बात सारी कुछ दिखानी पड़ती है। तो और उसका प्रयोग आप कैसे कर रहे हैं, उसका नियंत्रण में सहायता प्रदान करना होता है। तो इसलिए इनका भी लेखांकन करना जरूरी होता है। प्रत्येक लेखा वर्ष की समाप्ति पर सामान्यतः वित्तीय वर्ष, देखिए यहाँ से है, प्रत्येक लेखा वर्ष की समाप्ति पर यह वित्तीय वर्ष सामान्यतः वित्तीय वर्ष होता है, यह वित्तीय विवरण तैयार करती है। वित्तीय विवरण का मतलब वही फाइनल अकाउंट समझिए आप, तथा वित्तीय स्थिति के लिए आय व्यय विवरण तैयार करती है। आय व्यय विवरण का मतलब जिस तरीके से ट्रेडिंग कंसर्न जो होते हैं, व्यापारिक संस्थाएं लाभ हानि खाता तैयार करती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करती हैं, उसी तरह से यह जो है आय तथा व्यय अकाउंट तैयार करती हैं या विवरण तैयार करती हैं। ठीक है, तो और उन्हें वैधानिक प्राधिकरण में जमा करवाती हैं, जिसे समिति पंजीकृत कहा जाता है। ठीक है, तो खैर कुल मिलाकर के ये बात हम लोगों ने पढ़ी, और इसमें ये जाना हम लोगों ने, इसका समरी क्या हुआ कि हमारे समाज में कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो कि मुख्य रूप से समाज को सेवा देने के लिए ही स्थापित होती हैं। उनका उद्देश्य जो होता है वह लाभ कमाना न होकर के समाज कल्याण होता है, समूह का कल्याण होता है। ठीक, तो चूँकि इन संस्थाओं में भी धन का आवागमन होता है, खर्च होते हैं, धन के प्रयोग होते हैं, तो इनका लेखांकन भी करना ज़रूरी हो जाता है, ताकि ये अपने सदस्यों के सामने यह बता सकें कि हमें कहाँ कहाँ से आय प्राप्त हुई और उस आय का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए व्यापारिक वर्ष इसीलिए वर्ष के अंत में, जो कि 31 मार्च हो सकता है, ये अपने लेखा जो है तैयार करती हैं, वार्षिक लेखा, जिनमें कुल 3 विवरण बनते हैं। पहला तो आय व्यय खाता हुआ, और दूसरा है पहला जो खाता है वह आगम शोधन खाता बनता है, और तत्पश्चात आय व्यय खाता बनाते हैं आगम शोधन खाते से, और अंत में बैलेंस शीट ये तैयार करते हैं। ठीक है, अब इन संस्थाओं के बारे में जब हम लोग इतना जान लिए हैं तो इनकी विशेषताओं को हम पढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखिए, यहाँ पर विशेषताएं लिखी हुई हैं। यहाँ से आप देखें, ये देखिए इनकी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता को देखें, यह संस्थान किसी विशिष्ट समूह या समस्त जनता, जैसे कि शिक्षण संस्थान के बारे में बात हो रही है, व्यायामशाला जो जिम आदि होते हैं, मनोरंजन, खेल कूद तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं को जाति, धर्म तथा रंग को ध्यान दिए बिना सेवाएं प्रदान करना होता है। मतलब ये संस्थाएं किसी विशिष्ट समूह या समस्त जनरल सामान्य जनता को जो है समाज सेवाएं, मानव कल्याण वाली सेवाएं प्रदान करती हैं। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य, यहाँ से देखिए, इनका मुख्य उद्देश्य सेवाओं को लागत के बिना या नाम मात्र की लागत पर उपलब्ध कराना होता है। अर्थात ये जो सेवाएं प्रदान करती हैं अपने सदस्यों को, वह बहुत ही न्यूनतम लागत पर या निःशुल्क प्रदान करती हैं जो है। दूसरा देखें आप यहाँ से, इनका निर्माण धर्मार्थ प्रन्यास समाज की तरह होता है, और इनमें अनुदान करने वाले इनके सदस्य कहलाते हैं। समझ गए हैं आप? इन संस्थाओं का जो निर्माण होता है वह एक ट्रस्ट की भांति होता है, और इसमें जो कुछ भी लोग धन आदि देते हैं, दान करते हैं, चंदा आदि देते हैं, वे इसके सदस्य बनते हैं। तीसरा, यहाँ से देखिए आप, इनके कार्यों का प्रबंध सामान्यतः प्रबंधक, शासन संबंधी कमेटी तथा इसके चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक, क्लियर है?
कि इनके कार्य का जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है। चौथी बात यहाँ से आप देखें, चौथा, इन संस्थानों की आय के मुख्य स्रोत क्या है। पहले भी हमने चर्चा किया है कि इनके आय कहाँ से प्राप्त होती है। यहाँ भी लिखा हुआ है सदस्यों से अनुदान, मतलब सदस्य जो चंदा आदि देते हैं वो एक आय है। दान, सामान्य रूप से इनको कुछ लोगों द्वारा दान प्राप्त हो जाए वह। वसीयत, कोई व्यक्ति अपने वसीयत के थ्रू जो है इनको कुछ देता है। अनुदान, कोई ग्रांट वगैरह मिली सरकार आदि से। या फिर विनियोग से आय, अगर ये संस्थाओं ने अपने धन का कहीं विनियोग किया है तो उससे भी कुछ आय प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वह इनके आय का मुख्य स्रोत होती हैं। आइए पांचवा देखिए, यहाँ से यस, इन संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्रोतों द्वारा बनाई गई निधि को पूंजी निधि अथवा सामान्य निधि में जमा किया जाता है। देखिए, जो भी धन आता है उसे कैपिटल फंड या सामान्य फंड में ये लोग जमा रखते हैं। नंबर 6 कह रहा है व्यय पर आय का आधिक्य, मतलब जब हम आय और व्यय का मिलान करते हैं तो देखते हैं व्यय अधिक है या आय का अधिक है। अगर आय अधिक है, व्यय से ज़्यादा आय है, तो इसको हम अधिशेष कहते हैं, आधिक्य कहते हैं। और इस आधिक्य को सदस्यों के मध्य वितरित नहीं किया जाता, जैसा कि व्यापारिक संस्थान में होता है कि आप देखते हैं कि उसमें व्यापारी को जो भी लाभ होता है वो उसके पूंजी में जोड़ दिया जाता है। ठीक, यहाँ पर और वो चाहे तो उस पूंजी को निकाल भी सकता है, उस लाभ को निकाल भी सकता है। ठीक, कंपनियों में तो अंशधारियों में बांटा भी जाता है। ठीक, तो ये व्यापारिक संस्था है नहीं, इसलिए इसके सदस्य को कोई भी लाभ दिया नहीं जाता है, बल्कि इसको उसके कैपिटल फंड में ले जा कर के जोड़ देते हैं। ठीक, आइए अब 7वां देखें, व्यापारिक अव्यापारिक संस्थाओं। अव्यापारिक मतलब वही जो गैर व्यापारिक संस्थान की बात हो रही है कि प्रसिद्धि को समाज कल्याण में उनके अनुसंधान के कारण उत्पन्न किया जाता है, न कि उसके ग्राहकों या मालिक के संतोष के कारण। अब देखिए, अव्यापारिक जो संस्थान होते हैं इनकी जो गुडविल होती है, इनकी जो प्रसिद्धि होती है, वह इनका कितना योगदान है समाज में मानव जाति के लिए, उनके कारण वे जाने जाते हैं, न कि उनके ग्राहक या सदस्यों के संतोष के कारण। ठीक है, 8वीं बात ये जो बता रहा है वो देख लें। इन संस्थाओं द्वारा उपलब्ध लेखों की सूचना से आशय इनकी वर्तमान और मजबूत अनुसंधान से वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने से। ठीक, तो कुल मिलाकर के इसमें 8 विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं, हम लोगों ने साथ साथ पढ़ा इसको। ठीक, और अब 1.2 जो है यहाँ पर ये जो इनके अभिलेखों का लेखांकन, अर्थात ये कौन कौन से अभिलेख रखती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखती हैं, आइए उसको देख लेते हैं। कौन कौन से रजिस्टर देखते हैं। जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है कि इस प्रकार के संस्थाएं किसी भी प्रकार का उत्पादन या फिर व्यापारिक गतिविधि में शामिल नहीं होती हैं। इनके आय का मुख्य स्रोत इनके सदस्यों से प्राप्त अनुदान, दान, सरकारी सहायता और विनियोग से प्राप्त आय है। अधिकतर लेन देन रोकड़ और बैंक के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए सामान्यतः ये संस्थान एक रोकड़ पुस्तक रखते हैं। ठीक, देखिए सामान्य रूप से ये संस्थान क्या रखते हैं, एक कैश बुक रखते हैं। ठीक, जिसमें सारी प्राप्तियां और भुगतान को लिख लिया जाता है और एक लेखा बही रखते हैं जिनमें सभी आय व्यय, परिसंपत्तियों मतलब संपत्तियों और दायित्वों का जो है दायित्वों का अभिलेखन किया जाता है। देखिए यहाँ से जो कि एक लेखा वर्ष की समाप्ति पर, देखिए यहाँ से है, जो कि एक लेखा वर्ष की समाप्ति पर वित्तीय वर्ष बनाने में, वित्तीय विवरण बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त सभी मूर्त परिसंपत्तियों तथा उपभोग करने लायक को प्रलेखित करने, प्रलेखित मतलब लिखना के लिए एक स्टॉक रजिस्टर भी प्रयोग करते हैं। देखिए संपत्तियां होती हैं और कुछ सामान होते हैं, उनका रख रखाव सही करने के लिए
भी स्टॉक रजिस्टर ये लोग मेंटेन करते हैं। अब आगे देखिए यहाँ से जो सेकंड पैराग्राफ है यहाँ, ये संस्थाएं कोई पूंजी खाता तैयार नहीं करती, ठीक, कैपिटल अकाउंट नहीं तैयार होता है। इसके बदले यह पूंजी निधि, कैपिटल फंड जिसको कहेंगे, जिनको सामान्य निधि भी कहते हैं, जो कि अधिलाभ, अधिलाभ माने आधिक्य, आधिक्य का मतलब क्या हुआ, जैसे कुछ आय आया कुछ व्यय हुआ, तो व्यय अगर कम है आय ज़्यादा है तो जो अंतर होगा आय जितना अधिक होगा उसी को हम अधिलाभ कह सकते हैं। आजीवन सदस्यता शुल्क आदि प्राप्तियों को के रूप में साल दर साल में हुई हैं को बनाते हैं, मतलब इन सब चीज़ों को उसमें डाल करके तैयार करते हैं। अतः सदस्यों और अन्य दानकर्ताओं द्वारा प्राप्त निधि के गबन, गबन का मतलब समझ ही रहे हैं आप, फ्रॉड, दुरुपयोग की संभावना को कम करने या बचने के लिए उचित लेखांकन प्रणाली की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस प्रकार इसमें ये बताया जा रहा है कि जिन सदस्यों ने धन दिया है और उनके धन का जो है सही उपयोग हो, ठीक, कोई दुरुपयोग या फ्रॉड जैसी जब बात ना हो, इसके लिए एक उचित लेखांकन प्रणाली की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आइए अब यहाँ से पढ़ते हैं अंतिम खाते तथा अंतिम विवरण। ठीक है, अलाभकारी संस्थानों को भी प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अंतिम विवरण बनाने की आवश्यकता होती है। हालांकि यह संस्थाएं लाभ न अर्जित करने वाले संस्थान हैं। देखिए कह रहा है कि ये संस्थाएं जो गैर लाभ कमाने वाली होती हैं, जो लाभ कमाती नहीं हैं, इनको भी लेखा वर्ष के अंत में अंतिम विवरण बनाने की ज़रूरत होती है। और ये भी बात कही जा रहा है कि इन्हें लाभ न अर्जित करने वाले संस्थान हैं और इन्हें व्यापारिक और लाभ हानि खाता बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सामान्य तौर से ये ट्रेडिंग एक्टिविटी करते ही नहीं। परंतु यह जानना भी ज़रूरी है, देखिए यहाँ से है, यह जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या वर्ष के दौरान किए जाने वाले व्ययों के लिए पर्याप्त आय है या फिर नहीं है। ठीक है, केवल इतना ही नहीं, देखिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ से, केवल इतना ही नहीं, इन्हें जरूरी अंतिम सूचनाएं इसके सदस्यों, दानकर्ताओं और एकत्रितकर्ताओं तथा समिति के पंजीकर्ता को भी उपलब्ध करवानी होती है। ठीक है, इस उद्देश्य के लिए इन्हें प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में इनके अंतिम खाते तैयार करने होते हैं तथा लेखांकन के सामान्य सिद्धांत पूरी तरह से लागू होते हैं। इन संस्थाओं के अंतिम खातों में 3 बातें शामिल होती हैं। देखिए पहले भी हमने चर्चा करा था कि इनके अंतिम खातों में यानी जो है वर्ष के अंत में 31 मार्च को 3 बातें इसमें होता है। तो अंतिम खातों में क्या शामिल है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता, जिसको हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के नाम से संबोधित करेंगे। दूसरा है आय और व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा है तुलन पत्र, तुलन पत्र का मतलब बैलेंस शीट। ठीक है, तो अब ये 3 बातें जो वर्ष के अंत में तैयार होती हैं, 3 चीज़ें, 2 खाते हैं और एक बैलेंस शीट है, उनके बारे में जो है चर्चा की जा रही है। आप यहाँ से देखें, ये प्राप्ति एवं भुगतान खाता, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये क्या होता है? तो यह जो है रोकड़ और बैंक के लेन देन का एक सारांश होता है। यानी इस खाते में सिर्फ बैंक से जो लेन देन है वो और जो नगद में लेन देन है वो लिखे जाते हैं। और आय और व्यय खाता तुलन पत्र को तैयार करने में सहायता प्रदान करता है। यानी सबसे पहले हमें प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसकी सहायता से हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करते हैं। ये बात यहाँ कही जा रही है। इसके साथ ही यह कानूनी रूप से आवश्यक भी है, कह रहे हैं ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि इस खाते को भी आय व्यय खाते और जो बैलेंस शीट है उसको बना करके समितियों का जो रजिस्ट्रार होते हैं उनके पास जमा किया जाता है। तो ये कानूनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी ये तीनों बनाने ज़रूरी हैं। अब आइए देखिए हम लोग इसको यहाँ से पढ़ें। दूसरा का जो खाता है हमारा, ऊपर कर लेते हैं, आय व्यय खाता। देखिए यहाँ से
आय व्यय खाता। ये जो आय व्यय खाता है लाभ तथा हानि खाते के समान होता है। जो व्यापारिक संस्थाएं पीएल अकाउंट तैयार करती हैं ये ठीक उसी तरह से होता है, ऐसा कहा जा रहा है। गैर व्यापारिक संस्थाएं सामान्यतः तुलन पत्र तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाते की सहायता से आय और व्यय खाते को तैयार करती हैं। ठीक है, देखिए ये भी कह रहा कि बैलेंस शीट और आगम शोधन की सहायता से। तो कौन सी बैलेंस शीट? यहाँ पर हम बता दें आपको कि ये पुरानी बैलेंस शीट है, यानी शुरू की पिछले साल की बैलेंस शीट और इस वर्ष का जो प्राप्ति भुगतान खाता है, उन दोनों की सहायता से वर्तमान वर्ष का इनकम एक्सपेंडिचर तैयार किया जाता है। यद्यपि इससे यह आशय नहीं है कि यह तलपट तैयार नहीं करती। ठीक है, लेखा बही की शुद्धता की जांच के लिए वह तलपट को भी तैयार करती हैं। देखिए अपनी लेखा बही को जांचने के लिए वो तलपट तैयार कर सकती है, कोई अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, जो कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते के साथ ही साथ आय व्यय खाता और तुलन पत्र को तैयार करने में सहायक होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा इन दोनों के बारे में, और अब जो है इन दोनों का डिटेल यहाँ पर हेडिंग दे करके बताया गया है कि प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है। आइए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए यह एक लेखा वर्ष के अंत में रोकड़ प्राप्तियों तथा नगद भुगतानों को रोकड़ बही में प्रलेखन का मतलब रिकॉर्डिंग लिखना के आधार पर तैयार किया जाता है। क्या कह दिया इसमें? ये कह रहा है कि प्राप्ति और भुगतान खाता, जिसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं, यह जो है लेखा वर्ष के पहली बात तो अंत में बनता है। दूसरी बात ये कैसे तैयार होता है? ये रोकड़ बही से तैयार होता है। रोकड़ बही में जितनी जो है प्राप्तियां हैं, चाहे वो नगद के माध्यम से हो या बैंक के माध्यम से हो, और जितने भुगतान हैं नगद और बैंक से, इन दोनों के आधार पर हम इसको तैयार करते हैं। अब सरल रूप से यह रोकड़ और बैंक लेन देन का विभिन्न शीर्षकों का सारांश होता है। ये कैसे कह रहा सारांश होता है, इसको आप समझें। आप जैसे कि अगर रोकड़ बही है तो उसमें तो दिखाया ही गया है कि कितनी प्राप्ति हुई है, कितना व्यय हुआ है। ठीक, लेकिन अब इसको लिखने का क्या मतलब है? देखिए समस्या ये है कि रोकड़ बही तो पूरे साल भर का हिसाब दिखाती है, और पूरे साल भर जैसे मान लीजिए वेतन अगर हर महीने दिया गया है तो 12 बार वेतन उसमें लिखा गया होगा, हर महीने में एक बार वेतन आया होगा। चंदा अगर 50 बार मिला हुआ है साल भर में विभिन्न लोगों से, तो उसमें 50 बार लिखा गया होगा। लेकिन प्राप्ति भुगतान में चंदा एक ही बार लिखा जाएगा। उन 50 जो बार के चंदे हैं उनको इकट्ठे जोड़ कर यहाँ पर लिख दिया जाएगा। उसी तरह से वेतन जो 12 बार वहाँ लिखा हुआ है उनका योग करके यहाँ एक बार लिखा जाएगा। तो कुल मिला के क्या समझे हम कि यह रोकड़ बही का सारांश है। ठीक है, क्या है? समरी है। ठीक है, तो ये बात आपको उदाहरण के लिए यहाँ पर जो हमने अभी बोला है ये इसको समझा भी रहा है कि उदाहरण के लिए भिन्न भिन्न तिथियों को सदस्यों से प्राप्त किया गया चंदा, जो कि रोकड़ पुस्तकों में नाम पक्ष यानी डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है, और प्राप्ति भुगतान खाते के एक मद के रूप में कुल राशि से प्राप्ति पक्ष में दिखाया जाता है। देखिए उसको टोटल करके दिखाते हैं। ठीक, उसी प्रकार से वेतन आदि, बिजली का बिल जो कि समय समय पर किए जाते हैं। ठीक है, जो कि समय समय पर किए जाते हैं, रोकड़ बही के जमा पक्ष में यानी क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं। परंतु कुल भुगतान वेतन, कुल भुगतान किराया, कुल भुगतान विद्युत प्रभार एक वर्ष के दौरान भुगतान किए गए हैं जो, वो सब प्राप्ति भुगतान में भुगतान पक्ष की ओर प्रकट किया जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें वही हैं जो हम बता रहे हैं आपको कि रोकड़ बही में जो होता है वह अलग अलग तिथियों पर पेमेंट चाहे आय की प्राप्ति दिखाई जाती है। ठीक, लेकिन आगम शोधन में उन सबको जोड़ करके एक मद एक ही बार दिखाई जाती है। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और है, यह खाता कोई भी गैर नगद मद जो होती है, यहाँ पर देखिए गैर मद केवल लिखा हुआ है, ये गलत शब्द हो गया, यहाँ गैर नगद होना चाहिए, जिसमें नगद, अब देखिए
गैर मद जैसे ह्रास है। ह्रास क्या होता है कि किसी संपत्ति का जब हम उपयोग करते हैं तो उसमें जो घिसावट होती है उसे हम ह्रास कहते हैं। ठीक, तो इससे तो नगद की कमी होती नहीं है, तो इसी को कहा गया है गैर नगद मद। ये गलत शब्द आ गया है यहाँ, उसको नहीं दर्शाता है। अर्थात इस आगम शोधन खाते में केवल और केवल नगद लेन देन को ही दिखाया जाता है और जो बैंक से लेन देन हो उसे दिखाया जाता है। ठीक है, एकदम रोकड़ बही के ही सिद्धांत पर है, बस रोकड़ बही पूरी तरह से डिटेल होता है और ये समरी में होता है, ये जानिए आप। हाँ, बैंक का शेष अधिविकर्ष भी हो सकता है इसमें, लेकिन कैश से हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये सब आप देखेंगे और आप इसको एक नमूना के रूप में आप यहाँ देखिए, एग्जाम्पल दिखाया गया है कैश बुक का। ये तो कैश बुक है जो कि विभिन्न तिथियों में इस साइड में यहाँ पर जो डेबिट प्राप्ति साइड है यहाँ पर दिखाया गया है कि किन किन मदों से हमें पैसा मिला हुआ है। ये बैंक कॉलम है, ये रोकड़ कॉलम है, और कहाँ कहाँ खर्च हमने किया है ये हमारा क्रेडिट साइड में व्यय की तरफ दिखाया गया है। तो ये तो हमारा रहा कैश बुक। ठीक है, ये तो रहा कैश बुक। देखिए रोकड़ पुस्तक है, ये देखिए ये से करके है ना, ये सब है। ये लास्ट में बता रहा है शेष 31 मार्च को। ये देखिए बैंक में 70,000 पड़े हैं और नगद जो है 23,400 पड़े हैं। ठीक है, अब इस कैश बुक से सबकी ग्रुपिंग की जाएगी। ग्रुपिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे ये चंदा है 1,20,000 10 तारीख को मिला है, फिर हम देखेंगे चंदा कहाँ मिला, फिर देखिए चंदा यहाँ मिला हुआ है। ठीक है ना, आप इसको ऐसे देखें, देखिए एक चंदा आपको यहाँ मिला, एक चंदा आपको यहाँ मिला, एक फिर यहाँ मिला। ठीक है, तो और आगे देखा जाए कहाँ गया चंदा, ये अब देखिए यहाँ भी जो है 9 नवंबर को चंदा मिला। ठीक है, और कहाँ चंदा दिखा है, देखिए फिर यहाँ भी 2 ऐसे हैं, एक यहाँ चंदा मिला, एक यहाँ मिला। तो ये जितने भी चंदा मिले हैं, जो भी 5-6 बार मिले हैं, इनको जोड़ लिया जाएगा और एक जगह लिखा जाएगा। एक ही बार चंदा लिखा जाएगा और टोटल धनराशि लिख दी जाएगी। किसमें, ये तो रोकड़ बही है, इससे जब हम आगम शोधन बनाएंगे उसमें। ठीक है, आगम शोधन खाता, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये देखिए समूहन किया गया है। देखिए यहाँ पर ये देखिए अभिधान, अभिधान का मतलब चंदा यहाँ बताया जा रहा है कि चंदा हमें कब कब मिला है। आप उस कैश बुक को देखेंगे जब तो उसमें पाएंगे कि ये 4 बार कुल चंदा मिला है हमें, और ये कुल 2,25,000 का चंदा मिला हुआ है। सॉरी, चंदा ये मिला हुआ है 2,25 का, और एक चंदा जो है 2013-14 के लिए मिला हुआ है, वो 30,000 मिला हुआ है। ठीक है, ये सब चंदा ही है पूरा। तो अब इसके बाद देखिए कुछ चंदा यहाँ भी मिला हुआ है, 2015-16 का चंदा भी मिला हुआ है। सबको अलग अलग ग्रुपिंग करके ये प्रेजेंट करेंगे। देखिए अब उसके बाद प्रवेश शुल्क है। ये देखिए प्रवेश शुल्क, 2 बार प्रवेश शुल्क मिला है, उस कैश बुक को देख करके पता चला लेंगे हम। इस तरह से लाकर किराया मिला हुआ है। ठीक है, आजीवन सदस्यता शुल्क, लाइफ मेंबरशिप फीस मिली हुई है। भवन बनवाने के लिए दान इनको कहीं से मिला हुआ है, ये यहाँ दिखा रहे हैं। और सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज, इन्होंने कहीं अपना जो है इन्वेस्टमेंट किया होगा, उस पर ब्याज मिला है, तो ये भी आय है इनका। तो भाग अ में हमने जो है ये देखा कि कुल प्राप्तियां जो है कितनी हुई हैं और इनका जो है ग्रुपिंग कर लिया गया है। यहाँ पर देखिए भाग अ में ये पूरा ग्रुपिंग किया गया है, यानी रोकड़ बही के डेबिट पक्ष का जो प्राप्ति पक्ष का है उसकी सभी मदों का समूहन यहाँ पर किया गया है, ग्रुपिंग बना ली गई है, टोटल किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद भाग ब में पूरे जो भुगतान हुआ है, इनका जो खर्च हुआ है उसका समूहन करेंगे। जैसे बीमा कितना दिया है, यहाँ देखिए बीमा है। छपाई लेखन सामग्री पर 3 बार खर्च हुए हैं, ये लिखा हुआ है। लाइट है प्रकाश, उस पर 2 बार खर्च हुए हैं। दूरभाष यानी टेलीफोन एक्सपेंस, ये 3 बार खर्च हुआ है। कर दर ये सब लिखा हुआ है।
सरकारी प्रतिभूतियों में 1-1 लाख रुपए 2 बार जो है जमा किए गए हैं, इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो ये जो है वो है खर्च। ठीक है। मजदूरी दिया गया है 4 बार, देखिए मजदूरी वेतन में लिखा गया है। डाक सुविधाओं के लिए खर्च किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक ग्रुपिंग कर ली है कि आय कहाँ कहाँ से मिला है और व्यय कहाँ कहाँ हुआ है। अब उन्हीं आयों को और उन्हीं व्ययों को ये आगम शोधन में हम लोग दिखा देते हैं। ये देखिए आगम शोधन खाता, जिसको कहते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये प्राप्तियां हैं, सारे मदों को लिख देंगे और उसका पैसा लिख देंगे। ये एक नमूना बनाया हुआ है, आपको लिख करके दिया हुआ है। ठीक है। ये देखिए यह इसकी जो है नमूना है इसका, ये है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने ये देख लिया कि आगम शोधन खाता कैसे बनता है और रोकड़ बही की सहायता से बनता है और किस तरीके से समूहन करके इसमें दिखाया जाता है। जब हम लोग प्रैक्टिकल प्रश्न करेंगे तब उसमें और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो हमें लगता है कि आज के लिए बस इतना ही ठीक रहेगा और आगे फिर हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे विशिष्ट लक्षण। इन संस्थाओं के जो विशिष्ट लक्षण हैं वो सब हम लोग आगे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि यह जो हम लोगों ने साथ में पढ़ा आपके कुछ काम आ जाए।